अच्छा जी, बना दिया दूसरा पार्ट। अब मुझे ये बताएं कि बहुत अरसा हो गया आपको ये टाइम मांगते हुए, इंशाल्लाह। अच्छा जी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कौन सा पेज है? सफा नंबर 8। परचेज प्राइस प्लस transaction costs are capitalized and interest is calculated, effective rate will be recorded in P&L. Transaction costs are capitalized and interest income will be recorded in P&L. अच्छा जी, the amortized cost calculation will be first made plus investments are revalued to with gain loss shown in OCI. Amortized cost calculation will first be made plus investments are revalued using the fair value, and fair value gain will go to OCI. Amortization calculation will be made FETPL, परचेज प्राइस से शुरू करना है, परचेज प्राइस से शुरू करना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डालना है? इंटरेस्ट इनकम इस मॉडल में निकलेगी कूपन रेट में, यानी इफेक्टिव रेट गिवन भी होगा तो पेपर में इग्नोर करना है कूपन रेट पे। ये मत लिखा करें इग्नोर क्या करना है, बस ये लिख लिया करें ध्यान में कि रखना क्या है। इसको इफेक्टिव रेट पे रखना है, इसको इफेक्टिव पे और इसको कूपन पे ऑन फेस वैल्यू P&L में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स विल बी रीवैल्यू टू with gain or loss shown in P&L. Will not be made. Amortization calculation will not be made. उधर से amortization will not be made, rather a T count will be prepared. Done? चलें जी, अब इस मसले को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दें आज, और लॉजिक पे चल के मुझे आप बताइएगा इतना रिवाइज किया करें चीज़ों को, चीज़ें खुद छड़ दे मेरी जान को, दूसरे टॉपिक पे पढ़ लें। टाइम नहीं होता भाई, आपके साथ डब्बे भी नहीं लगे हुए फिर भी टाइम नहीं है। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट P&L में क्या जाएगा? इनकम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों नहीं जाएगी? कैपिटलाइज हो चुकी है। और फेयर वैल्यू गेन लॉस क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट है, फेयर वैल्यू पे लग के ही नहीं है। तो लॉजिक बेस सारी डिस्कशन करें। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। P&L में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों नहीं जाएगी? कैपिटलाइज हो गई है। इंटरेस्ट इनकम जाएगी। फेयर वैल्यू गेन लॉस क्यों नहीं जाएगा? वो OCI में जाएगा, चेंज इन फेयर वैल्यू। और बैलेंस शीट में ओए होए दो चीजें जाएंगी ना बैलेंस शीट में, अब जगह कहां से निकालें? इन्वेस्टमेंट जाएंगी और फेयर वैल्यू रिजर्व जाएगा, बेस्ड ऑन लॉजिक। तीन चीजें होती हैं बस P&L में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम और फेयर वैल्यू गेन लॉस। बता दें इस मॉडल में क्या क्या जाएगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम, खुला खुला लिखते हैं नीचे बैलेंस शीट में, तो एक ही चीज जानी है, फेयर वैल्यू गेन या लॉस। और बैलेंस शीट में
डब्बा, कौन सा डब्बा? कौन से डब्बे? अच्छा 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 अच्छा, वो डब्बे, ओके ओके। डब्बे जोड़ना तो आपके घर वालों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को इतना काम करें। ओके, सोतों को उठा दें, जगतों को सुला दें। लोरी देना साथ वाले को, जैसे बेबी को लोरी देते हैं। अल्लाहू अल्लाहू। आपके इलाके में कैसे दी जाती है लोरी? अल्लाह का कसम जा। काके ने कहना ओन्नी में सोना गाड़ी मेहरबान। उमर इस तरह नहीं हंसती उमर। चलें जी, निकालें पास पेपर का क्वेश्चन 1। 3 मिनट में खत्म करना है आपने ये सवाल, 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। पास पेपर क्वेश्चन 1। भाई प्लीज 5 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिएगा, 3-4 मिनट भी काफी हैं। 81। कोई इररिलेवेंट सा रेट दिया हुआ ना तो मुझे ना पूछिएगा इसका क्या करना है, मैंने रेट बता दिए हैं कौन कौन से कहाँ यूज करने हैं। बेटा रिक्वायरमेंट पढ़ो, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, लिखा हुआ है प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज। शुरू में जो पास पेपर आते थे उसमें सिर्फ एंट्रियां करनी होती थी। हाँ अब आ रहे हैं आजकल रेक्टिफाइंग। मेरा मशवरा है वर्किंग 1.1 में ना आज 3 चीजें लिखें, फेस वैल्यू, परचेज प्राइस और फेयर वैल्यू भी लिख लें। फेयर वैल्यू भी लिख लें, नहीं लिखनी तो फिर एंड पे निकाल लीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज हरी अप। भाई आप कैमरा जो है ना सवाल की तरफ ना रखें, कैमरा व्हाइट बोर्ड की तरफ रखें ताकि इनको पता चले कौन कौन सी वर्किंग खोलनी है। नहीं भाई इससे ऊपर इसका क्वेश्चन भी था ना। मियाँ मिठू चूरी खाओगे? भाई मैं तो आपको तंग करूंगा, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अभी महल्ले के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, ऊपर आपको कमरे में आवाजें आ रही होती हैं, आपने सवाल फिर भी करते रहना है। बेटा चौथी लाइन हाइब्रिड, पुत्र तू बहुत आरामदेह होंदा जा रहे हैं हौली हौली, तेरे ते हुण मैं नजर रखनी, तू बाद आ जा, लाहौर की आवाज लग गई तेनों। किसी को लाहौर की आवाज लग जाए ना तो मुझे बता दिया करें। Raise your hands when done.
ਕੱਢ ਲਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਮਾਰਨੇ। बस कर दो, चढ़ दो जान साडी। अभी सेटिंग तो नहीं हो रही, रजिस्टर सेट हो रहा है, बॉल पॉइंट कलेक्टर पकड़ा जा रहा है। Life is full of bounties. Everyone there. अच्छा जी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जिसको डॉक्टर नहीं भी जवाब देता वो भी चला जाता दुनिया से, ये भी याद रखिएगा। जी भाईजान, अगर इस सवाल में जान होती तो इसके नंबर 6-6 होते, 3-3 नंबर उसने रखे हैं। तू फुटा पकड़ के लकीरां खींच। जी हाथ खड़ा करें, कर लिया तो। एक हाइब्रिड में किसी ने कर लिया हो? 1.5, 2.5, 2.25। पिंड गए हैं कभी दादाजी के पिंड में अपने? किथे दादाजी के पिंड पुत्र? ललमा लालियां इंडिया में। दादाबू की कब्र पे भी चक्कर लगा लिया करो भाई। नहीं अभी अभी जिंदा है। ये तो हमने बात ही नहीं की थी, अजीब बातें। उसने कहा कि चले गए हैं तो मैंने कहा कि चक्कर लगा लिया करो। दादा हो गया, जाएं फिर। भाई वो टेक्स्ट का लेक्चर जल्दी से अपलोड करवा दो तो, और ग्रुप में लिंक भी शेयर करवा दो। ठीक है, करें जी, ओके। जिप्सम लिमिटेड परचेज 5000 डिबेंचर्स। स्यापा ये है ना कि अब वो क्वांटिटी दे रहा है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। डिबेंचर्स इशूड बाय आयरन लिमिटेड, उसने इशू किए तो हमने परचेज किए एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। जी फेस वैल्यू 5000 इंटू जी 5 लाख। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इतने, सॉरी एक मिनट, हुई परचेज 5000 डिबेंचर्स एट फेस वैल्यू, तो फिर परचेज प्राइस भी वही है। परचेज प्राइस एट का लफ्ज लिखा हुआ था। The coupon rate is 11% payable on 30 June. On Yakam July, the effective rate was 9.5%, whereas the market rate was इतने। तो मार्केट रेट तो कहीं यूज ही नहीं करना, हायर लोअर का भी चक्कर नहीं है। अगर यूज करना होता हम उस डब्बे में आपको बता देते। On 30 June, the debentures were listed, quoted on Pakistan Stock Exchange at 90,
6। तो ये मैं कह रहा था वर्किंग 1.1 में फेयर वैल्यू भी निकाल लें, आगे यूज होनी तो है। क्वांटिटी लेकिन पहला मॉडल तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। इफेक्टिव जी, यकम चलो ठीक है, अच्छा नहीं चलो जाने दो, 5,24,000 जी। 49 फेस वैल्यू, कूपन रेट 55,000। और भाई इस फिगर का चार्ट डालना है, बैलेंस शीट तो नहीं बनानी ना, बस 3 एंट्रीज करनी है, कर लेंगे। इस फिगर को क्यों निकलवा रहे हैं? एंट्रीज बता दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 524, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 4976, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब गलती बताएं क्या की थी? These are kept at FE TPL. सिर्फ परचेज प्राइस, फेयर वैल्यू हाँ ये जरा इंपॉर्टेंट एंट्री है क्योंकि ये डायरेक्ट कूपन रेट पे हो रही है। फेस वैल्यू सारे बोल रहे हैं, मैं दिल चाह रहा कोई ऐसा सवाल शुरू कराएंगे जो चुप कर जाए सारे। अच्छा बोले 55,000 बोले ते मसला ना बोलो तो मसला। सो हो जा छोटे काके सो हो जा लाल पलंग पे। अच्छा जी हो गया ना? ये ऐसे दो क्यों नजर आती हैं? ये और ये एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे। चलें जी अब लड़ाई करते हैं कल वाले सवाल से दोबारा। IS 28 का निकाल लें सवाल। अच्छा कल अब हमने पढ़ना है फाइनेंशियल लायबिलिटी, अभी तक हम पढ़े थे फाइनेंशियल एसेट। होमवर्क में तो आप अगला सवाल कर लेंगे ना, क्वेश्चन 17 में तो शायद सारी चीजें कवर हो जाएं, रिवीजन हो जाए। ओ सॉरी, हाँ ये जरूर कीजिएगा, एक FET OCI का सवाल जरूर कीजिएगा। ये 3 सालों की फेयर वैल्यूज दी हुई है, 3 सालों की फेयर वैल्यूज दी हुई है, ये कीजिएगा। और 18 के बाद अभी 19 फिर किसी दिन कर लेंगे, 20 कर लीजिएगा ताकि तीनों मॉडल रिवाइज हो जाएं।
19 और 20, 18 और 20। अच्छा, ये थोड़ी सी जरा रिवीजन करवाएं मुझे। डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, एज ऑन, डिफरेंस एज ऑन, फॉर द ईयर। अच्छा, $400 का गेन, $200 का गेन रह गया, और फिर ये 320 का गेन हो गया, और फिर ये 110 का लॉस हो गया। चलें जी, फॉर द ईयर निकालना है आपने। इसको तो एज इट इज उतार लेना। एक मिनट, ये तो अजीब सी फिगर है ना, इसको फिर वो टाइमलाइन पे 400 पे आप खड़े हैं टाइमलाइन पे, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा ना 190, तो बोले गेन कम हो गया। गेन कम होने को क्या कहते हैं? लॉस। कितना? अच्छा जी, इसको नहीं देखना। 190 पे खड़े थे, अब आपको 300 आगे चले गए, गेन बढ़ गया। 130 का क्या? क्योंकि गेन बढ़ गया, 190 से 320 गेन बढ़ गया, तो खुशी होगी। गेन कम हो गया, ये निकालना है। कमाल, वेल डन। ये टाइमलाइन है, मैं खड़ा हूं 320 पे और मैंने जाना है 110 पे। 320 और फिर 110 और भी आगे जाना पड़ेगा, तो डेट्स वाई हैवी लॉस आया है। कितना? 430 का लॉस है। ये जरा समझ आना चाहिए आपको। टाइमलाइन ज़हन में सोच के कीजिएगा। क्लियर? अब नोट कर, अब अच्छा मुझे दोबारा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मैं गेन पे खड़ा हूं 4 के, मुझे आवाज़ आई इधर से, बेटा ज़रा दीवार के पार आना। मुझे यहां तक भी चलना पड़ेगा 4, और 2 यहां भी चलना पड़ेगा, यानी 4 के, अच्छा 4 के गेन से अगर मैं 0 के गेन पे आऊं तो 4 का लॉस आ गया ना, 4 से 0 पे आऊं। लेकिन अगर -2 इस तरह है, तो इस 4 की जगह मैं लिख देता हूं 320। 320 से कहां जाने, इस तरह बेशक बना लीजिएगा रफ वर्किंग में। 320 से 0 पे जाएं तो 320, और फिर उससे आगे 110 जाएं। दोनों को जमा करें, आप जमा ही कर लेना, जैसे भी कर लें तो, लेकिन नाम इसका लॉस रखना है, नाम लॉस रखना है। 320 जमा 110 इज इक्वल टू, कभी कभी हम बता सकते हैं कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कैसे करना है, लेकिन टाइमलाइन ज़्यादा अच्छा है, पास का तजर्बा ये टाइमलाइन ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बना लिया करें। 320 से वापस 0 पे आए तो 320 कदम चलना पड़ेगा, फिर 110 कदम और चलना पड़ेगा। 320 जमा 110, 430 का लॉस। तस्वीर खींचना, वो समझ आ गया तो ठीक है बस। जी 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 जी, हाँ 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 हाँ। गेन कम होते होते किस में बदल गया? तो क्या आएगा? लॉस। लेकिन कितना? 320 से 0 और 0 से -110 चलना पड़ेगा।
IS 28 वो नहीं, वॉल्यूम तो खोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 था ना कल? अच्छा माय डियर, इसमें दो बातें मैं आपको रिवाइज करवा दूं। इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट्स इन एस या इन्वेस्टमेंट्स इन ए? कुछ नहीं लिखा हुआ। तो these can be number of investments, maybe in S, maybe in A, maybe other investments. ये 1000 की फिगर है। सवाल ने बताया था कि इस 1000 की फिगर तक पहुंचते हुए अकाउंटेंट ने 2 गलतियां की हैं। हमने क्या किया? हमने 1000 की फिगर पकड़ के 2 गलतियां सही कर दी। ये अकाउंटेंट की बिल्कुल करेक्ट फिगर आ गई। 856 पे पड़ी होनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में। कितने पे पड़ी होनी चाहिए थी? 86 पे। जब आप अनएडजस्टेड फिगर में एडजस्टमेंट्स कर दें तो ये ओरिजिनल फिगर निकल आती है। ठीक है, जिन लोगों ने इस 856 को इसके साथ लिख दिया टेक टू वर्किंग 1, टेक टू वर्किंग 1 में भी लिख दिया, ठीक है लिख दिया, उनको आगे थोड़ी देर बाद जाके एक मसला समझ आ जाएगा। जैसे ही अगली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उनको एक मसला समझ आएगा। पहली तो बात है, अगर ये लोग लिख देंगे टेक टू वर्किंग 1, इस 856 को वर्किंग 1 में ले जाओ, तो ये लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा 1000 इन्वेस्टमेंट्स इन एस हैं। चलो ठीक है, और कुछ सवाल में नहीं बताया हो तो यू कैन डू इट, मैं मना नहीं कर रहा। इफ यू राइट द टेक टू वर्किंग 1, 856 को आप टेक टू वर्किंग 1 ले गए, तो आप जैसे ही फिर ये एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना, we acquired 5 million shares in platinum for 91। आप बताएं, अगर सवाल साइलेंट है तो ट्रांजैक्शन थोड़े से पैसे ले लो हुई होगी या थोड़े से शेयर ले लो, बिल्डिंग ले लो हुई होगी? थोड़े से पैसे ले लो। अब ये 91 की इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं, 91 मिलियन की, तो ये इन्वेस्टमेंट्स किस में पे हुई होंगी? कैश में। और कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता। अब अगर आप जबरदस्ती वर्किंग 7 में 91 ले जाएंगे और उस वाले 1000 में आप एज्यूम करेंगे ये नहीं पड़ी हुई, तो ये एक ब्लंडर है, ये एक ब्लंडर है। और आपको फिर डबल एंट्री पूरी करनी पड़ेगी, वरना आपकी बैलेंस शीट भी आउट होनी है। तो 91 की कोई डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। 91 मिलियन हमने कतर के किंग को पे किया है, ये मेरी कैश पेमेंट है। और सवाल में अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो कैश की ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट भूलता नहीं। अब जो लोग 856 को वर्किंग 1 में ले गए होंगे, अब वो सोच रहे होंगे कि हम 91 कहां से माइनस करें, अब इस अकाउंट में तो बैलेंस ही कितना रह गया है? 0, क्योंकि उन्होंने 856 का टेक टू वर्किंग 1 करके क्लोज कर दिया। तो ये 91 वर्किंग 7 में तो सही ले जाएंगे, उसके नंबर मिल जाने हैं, वो खैर है। मैं बता रहा हूं, ये जो इधर उधर की एडजस्टमेंट होती हैं, आधे नंबर फिर भी दे जाती हैं। लेकिन फिर आप यहां पे आके फंस जाते हैं, आप कहते हैं ये 856 सारा उधर ले गया हूं, और जो है वो 91 फिर कहां से पे किया, सवाल में पता नहीं चल रहा। और फिर एक और मसला आया था सवाल में, आगे चलते हुए ये IFRS 9 का FVTPL टेस्ट हुआ है। A fair value loss of 22 million needs to be recorded on remaining investment, means there are some remaining investments। ठीक है, तो छोटा सा काम मैंने आपको कल एक नया बताया था, जब कभी आप रेक्टिफिकेशन कर दें तो इसमें ओरिजिनल फिगर पड़ी होती है, और ओरिजिनल फिगर हमें यहां से पता चली थी 500 जमा 200 700 है। तो बेहतर अप्रोच ये है कि सिर्फ 700 को ले जाएं वर्किंग 1 में। 156 मुझे नहीं इल्हाम हुआ, क्या है, थोड़ा सा आगे चला तो उसने कहा 91 में हमने एसोसिएट खरीदी है, तो मैंने 156 भी निकाल सकता था इधर, 156 में से 91 निकाल देता, क्योंकि 91 तो उधर ले गया ना वर्किंग 7 में। तो टेक टू वर्किंग 1, टेक टू वर्किंग 7। अब इधर सब टोटल कर देता, 156 निकाल देता, खैर है 156 में से 91 उधर ले जाता, फिर भी कितना बच जाता? अब ये है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एरर हो गई है, उसका फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करना है। उसकी एंट्री बनेगी CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। तो ये फाइनल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बैलेंस शीट के फेस पे जाएंगे। और जो गलती से
गलती से 856 को ले गए होंगे वर्किंग 1 में, उनको भी 856 को गलत लेके जाने के मार्क्स कटे, लेकिन 91 को वो वर्किंग 7 में ही लेके जाएंगे, वो भी मार्क्स मिलेंगे। जब ये लोग फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो उनको क्रेडिट समझ नहीं आ रहा होगा, तो कोई मसला नहीं, आप डेबिट तो पोस्ट कराइएगा ना, सीआरई में नुकसान तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा, सीआरई में नुकसान तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अगला सवाल मेरा, ये ना आदत डालें, सरप्लस देखते ही आप दो चीजें खोलने की आदत डालें। सरप्लस का लफ्ज देखते ही, एक आप एस आर एस और सी आर एस में पी आर एस। व्हाट इज एस आर एस? What is PRS? Zero. S already revaluation model follow कर रहे हैं, S already revaluation model follow कर रहे हैं। P is following cost model। जब भी ये पेपर में लिखा हो तो बैलेंस शीट के फेस पे CRS ना लेके जाइएगा, कंसोलिडेटेड सरप्लस, क्योंकि P बजिद है। P कौन सा मॉडल फॉलो करें? कॉस्ट मॉडल। यहां से मैंने जाके ऊपर कंफर्म भी किया तो पता चला कि P की बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 0। तो ये मैंने 0 उधर लिख दिया, 150 उधर लिख दिया। P is following cost model, whereas S is following revaluation model for subsequent measurement of PP। मादरत एक लाइन तो पहले पढ़नी थी ना। At acquisition S RE was 515 and इसकी कलेजी was 105। तो फौरन आपने क्या किया, आपने कहा ये तो पुराने ओनर्स की है, कितनी है? 105। ये उनको दे दी। इससे एसेट डेबिट नहीं मारना, क्योंकि ऑलरेडी कौन सा मॉडल वो यूज करें? रिवैल्यूएशन। क्या ये 150 में से 105 साल के शुरू में भी था? तो ये बेसिकली प्री निकल आया, तो क्लोजिंग में से क्या माइनस कर दिया? जैसे एसआरई में करते थे, जब भी प्री आरएस दिया होगा यही उठा के लिख करने, और कहां लिख सकते हैं? तो ये प्री दे दिया वर्किंग 1 को, यहां से भेज देंगे वर्किंग 1 में। अब इसमें पड़ा रह गया 45, इसमें 0। अब जैसे ही हमने लफ्ज पढ़ा P follows the cost model, तो फिर हमने कहा फिर इस अकाउंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज P is following, तो डेट्स वाई बैलेंस शीट के फेस पे ये अकाउंट लेके नहीं जाना। P follows cost model। अब हम बहुत परेशान हैं कि 45 हमने बांटना था CRS में और NCI में, 45 बांटना था CRS में और NC। ये तरीका होता है इस अकाउंट को क्लोज करने का, थोड़ा सा CRS को दे दो और थोड़ा सा NCI को दे दो। उसके बारे में हम परेशान थे बड़ा। उसका हल उसने ये बताया, अगर SL एडॉप्ट करती कॉस्ट मॉडल तो वो सरप्लस 45 का रिकॉर्ड ना करती इस साल। इसका मतलब है इसने 45 का सरप्लस इस साल रिकॉर्ड किया, 105 तो पुराना था। तो आप बता दें ये जो 45 का सरप्लस है ये इस वजह से रिकॉर्ड किया उसने कर लिया हुआ है क्योंकि वो कौन सा मॉडल फॉलो करे, लेकिन हम ग्रुप के एंगल से कौन सा मॉडल। अब मुझे बताएं अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करी थी तो इस साल 45 की क्या एंट्री की होगी? 105 तो पुराने है, इस साल 45 की क्या एंट्री की होगी? एसेट डेबिट सरप्लस, सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस क्रेडिट। अब वो एंट्री उल्टाऊं कैसे? एसआरएस डेबिट और एसआरएस डेबिट और पीपी क्रेडिट। तो ये हमने एंट्री की थी और फौरन हमने यहां लाके बांटा नहीं किसी को, ये नहीं बांटना अब क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं हो रहा। कितना? और बैलेंस शीट के फेस पे जाके आपने एसेट्स में से, पीपी में से माइनस कर देना था 45। अच्छा, बाकी एडजस्टमेंट भी मैं आपको इंशाल्लाह रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन जरा तसल्ली से देखें
P is using and F is using, तो PRS कितना है? 0। और वो डायग्राम में PRS 0, SRS जरूर कुछ ना कुछ होगा। जो पूरा होगा उसमें से प्री किसको दे दें? वर्किंग 1 को। और जो बकाया है उसको वैनिश क्यों करना है, खत्म क्यों करना है? क्योंकि ग्रुप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये उल्टाना पड़ेगा। इंशाल्लाह बाकी भी रिवाइज करेंगे, कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो वो तो क्वेश्चन 12 करके देखना, एक और सवाल भी मैंने कराना है। अच्छा माय डियर, अगली चीज इस सवाल में जो मजे की थी वो क्या थी? वो थी कि 5 में से एक डायरेक्टर हमारा है। तो ये इसको बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि 25% की वजह से ऑलरेडी ये क्या बन चुकी है? एसोसिएट बन। अगर 18% लिखा होता और फिर हमारा कोई डायरेक्टर होता, फिर भी हमने इसको एसोसिएट बनाना था और इन्वेस्टमेंट इन ए का अकाउंट बनाना था, यानी वर्किंग 7 बनानी थी। अगली बात, पोस्ट पैट क्या होता है? खरीदने से लेकर बैलेंस शीट डेट तक का। तो इस सवाल में अगला आसान काम उसने ये किया था, उसने कह दिया था मैंने 6 महीने में ये प्रॉफिट कमाया है, एनुअल नहीं दिया। तो इसमें हमें 6/12 करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये भी काम हो गया था। क्लियर? ओके, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन 9 निकालें, पेज नंबर 754। वैसे पुराने जमाने में हम क्वेश्चन 8 तक कराते होते थे, आगे बच्चे खुद ही कर लेते होते थे, लेकिन चलें क्वेश्चन 9 निकालें। ये जो 22 को लॉस दिया हुआ है, अगर हमने ऊपर वर्किंग 1 में लेके तो अज्यूम करके 100 में से ये लेस करके जो रिमेनिंग बचे उसको बेस पे ले जाए, इसके नंबर मिल जाएंगे। 100 कौन सा? 100 अज्यूम पे, मतलब हमने ऊपर से नहीं। ओहो, नहीं, सीआरई में डेबिट कर देना बस। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ बाग बी लिमिटेड एंड आर लिमिटेड एंड टी लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2023। सेल कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट और रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट का सवाल आए तो पीआरएस और एसआरएस, लेकिन P&L का सवाल आए तो फॉर द ईयर चीजें वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3, ये वर्किंग्स। ओके, अच्छा अब आप हजरात जो है वो मुझे बता दें प्री आरई अवेलेबल है? बता दें ना, प्री आरई अवेलेबल है? तो मुझे ऐसा कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही वर्किंग 6 खोलने की। वर्किंग 6 रहने दें, वर्किंग 6 रहने दें। आप लोग वो जो सिक्के की पेंसिल से लिखते होते हैं वो 6 चीजें मुझे जरा लिखवा दें। ये पैट वर्किंग 6 में ही निकाल लीजिएगा, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग आरई डालने की जरूरत नहीं है। डालनी हुई डाल भी दीजिएगा, कोई मसला नहीं। ओसीआई, अच्छा जी, पी एस ए, वैसे पी का कुछ करना नहीं होता, लेकिन चलें यार बताएं ना। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल प्लस अदर इनकम माइनस फाइनेंस कॉस्ट 16। ये वर्किंग 6 नहीं है, ये हमने नई चीज खोल ली हुई है, वर्किंग 6.1 मिसाल के तौर पे। ये ऐसी 6 चीजें हम सवाल शुरू करने से पहले लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। 240, 670। ओसीआई फॉर द ईयर है डन। पेरेंट ने सब्सिडरी को कब एक्वायर किए? 1 अक्टूबर 22 को, और एसोसिएट को साल के पहले दिन, और एसोसिएट को 9/12। स्टेप 1 किसी को आता हो? स्टेप 1, हाँ पूरी बात करें, पूरी बात माय डियर मुझे बताएं। फेस पर अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट कर दें, फेस पर अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट कर दें। और जी एसओ सीआई
P&L और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और OCI। जी सेल जीपी मैंने निकाल रहा, खुद ही निकाल लीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, अच्छा टैक्स है? टैक्स नहीं है तो बस एक लाइन इधर ही छोड़ दें। प्रॉफिट नहीं, पैट फिर ना लिखा करें, बस ख्याल है प्रॉफिट ठीक है। एड OCI, OCI में रीवैल्यूएशन सरप्लस पी और ए का अनएडजस्टेड फिगर्स लिखवाएं। +2 for 1966 500 plus 620 420 plus 100 150 plus 60 प्लस 60 ये गलती होती है। पी और एस का पूरा सरप्लस लिखे, पी और एस का पूरा सरप्लस। पी का कितना? 120, एस का कितना? ये 6 फिगर्स अलग लिखने का फायदा हो जाता है। पी का पहला स्टेप पूरा हो गया? नहीं यार, क्या करते हो, जैसे जुल्म कर रहे हो। पहला स्टेप पूरा नहीं हुआ। 5.1, 5.2 और 5.3 ये सारी वर्किंग्स खोलनी पड़ेंगी। अच्छा, वर्किंग 1 तो करनी होती है हमेशा, चाहे जो मर्जी सवाल आ जाए। वर्किंग 1 तो करनी है, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। वर्किंग नंबर 5 एस प्रॉफिट, वर्किंग नंबर 5.1 a profit 5. चलें जी, 1 मिनट लगाएं। जी मैं करता हूं। अच्छा जी, इधर लाएं कैमरा। 5, 5.1, 5.2, 5.3। अच्छा इधर सुने आप, इन पे जो फैक्टर लगते हैं वो 2 लग सकते हैं, 3/12, 4/12 वाला भी, लेकिन ये तो हमारे साल के पहले दिन खरीदी हुई है। ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ, 5, 5.1, 5.2, 5.3, इस पे जो फैक्टर लग सकते हैं वो 2 लग सकते हैं, नहीं एक सिर्फ 3/12, 4/12, क्योंकि निक्की को साइड पे वो निकाला करेंगे। इस पे 3/12, 4/12 भी लगता है और परसेंटेज। सरप्लस आमतौर पे ना वो नेओ का ही दे रहा है, बहरहाल देखते हैं इसको, लेकिन इस पे साथ साथ परसेंटेज याद से लगानी है। चलें उठाएं एस का प्रॉफिट, 240 इंटू 9/12, साथ साथ परसेंटेज नहीं लगानी, 180। ए का प्रॉफिट इसको 12/12 ही करना है, क्योंकि ये पूरे साल का है, फॉर द ईयर है। हम साल के पहले दिन खरीदे ना। 201, साथ साथ परसेंटेज। SOCI 300। ये जो OCI है ना, इन पे ना एक काम करना है आपने छोटा सा।
कि 9/12 इधर और इधर नहीं लगाना जब तक कि पूरा सवाल ना पढ़ लें। वो गेम ओसीआई की खुद बताया करेगा। ये थोड़ी सी जरा आज एक नई बात मैंने आपको बताई है, इस पे कुछ आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं एहतियातन मैं थोड़ा सा अंदर करके लिख रहा हूँ, होता है 9/12 लगाना पड़े, एहतियातन मैं थोड़ा अंदर करके लिख रहा हूँ बस 300। ओके नेक्स्ट, AOCI कितनी 90। इधर लगा दें, इधर इधर पढ़ें, इंटू 27। इसको थोड़ा सा जरा रखें साइड पे। बाकी 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12 इसको थोड़ा सा जरा इधर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं ऐसे 9/12 की जगह। अब स्टेप 1 मुकम्मल हो गया जी। स्टेप 1 में गलती क्या होती है? स्टेप 1 में गलती क्या होती है? पी और एस का सरप्लस डालना लोग भूल जाते हैं। वो 4 वर्किंग्स खोल लेते हैं, ये दोनों डालना भूल जाते हैं। दोनों की सेल डाली है तो दोनों के सरप्लस भी डालें। ओके जी। स्टेप 2 एडजस्टमेंट। डिटेल्स ऑफ बीएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स ये हैं, यकम अक्टूबर को सब्सिडी को खरीदा, यकम जुलाई को सब्सिडी को खरीदा, उसका 75%, इसका 30 खरीदा, उसका नाम आरएल है, इसका नाम ये है, उनका शेयर कैपिटल इतना है। एस का शेयर कैपिटल ले जाएं वर्किंग 1 में, साथ साथ चीजें फारक करते रह गए जी। बोले 6,000। आपको याद है ए का शेयर कैपिटल तो हम बैलेंस शीट के सवालों में कहीं नहीं लेके जाते थे। ए का शेयर कैपिटल तो कहीं भी नहीं जाता, अनलेस के डिविडेंड की परसेंटेज लगाने के लिए यूज करेंगे। वो इतने बुरे तरीके से लाइन नहीं मारी कि नजर ना आए, वो नजर आ जाएगा। इसका प्री लॉस कितने? खुद निकाल, ब्रॉड डाउन जमा कुछ नहीं करने की जरूरत अब, इसलिए मैंने वर्किंग 6 नहीं खोली। प्री आरी दी हुई है, असल में फटा प्री आरी का होता है, वो दी हुई है। प्री आरी कितनी है? 16, ठीक है कोई मसला नहीं, 1657। उसकी प्री आ रही 1400। वर्किंग 7 तो नहीं मांगी हुई, छोड़ें बस। वर्किंग 7 में ये जाती है क्लोजिंग माइनस प्री में, तो वर्किंग 7 नहीं मांगी हुई। ओ मैन, प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये इस दिन के हैं, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अब बता दें इसका कितना है, इसका कितना है? ये जो प्री होते हैं वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 से नहीं, ये प्री है, ये चला जाएगा वर्किंग 1 में और ये चला जाएगा वर्किंग 7 में। जी बोलें 4 जी। हाँ ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड डाउन जमा प्री मैंने नहीं किया। आप लोग क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो वर्किंग 6 शायद बन नहीं सकती, क्योंकि क्लोजिंग आरी भी नहीं गिवन, ये तो प्री है ना, क्लोजिंग आरी भी नहीं गिवन और ओपनिंग आरी भी नहीं गिवन। तो फिर ब्रॉड डाउन जमा कुछ करके कैसे निकालते? कोशिश कर लें वर्किंग 6 खोलने की। वर्किंग 6 PSA, सबर 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 सबर, ओपनिंग पैट माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो पैट 1690 240 और 670 डिविडेंड है सवाल में।
TL paid a dividend. TL paid a dividend of ₹5 per share. BL recorded the dividend as other income. इसका फुल डिविडेंड मैं यहां शो कर सकता हूं, इसका डिविडेंड निकालना हुआ निकाल लूंगा। अब क्या करूंगा आगे फिर? अब ब्रॉड डाउन जमा कुछ करना था, लेकिन वो ब्रॉड डाउन अवेलेबल नहीं है। तो अगर ब्रॉड डाउन अवेलेबल होता तो खुद मेहनत करके निकालते। इधर फिर लॉस होना था, इधर लॉस होना था, लॉस होके फिर वो फिगर होनी थी, ब्रॉड डाउन ही लॉस पड़ा होना था। तो उसने क्यों ना आरईज नहीं दी ओपनिंग क्लोजिंग। जब ओपनिंग क्लोजिंग आरईज नहीं दी तो वर्किंग 6 हम कर नहीं सके, और प्री आरई ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना, उसने आसान काम किया, उसने प्री दे दी है। अच्छा बोले माय डियर, प्री आरई और प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस हमेशा कहां जाता है? वर्किंग 1 में। प्री आरई और प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस हमेशा कहां जाता है? वर्किंग 1 में। और दूसरी बात मुझे बताएं कि वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 में क्या जाता है? प्री या फॉर द ईयर? फॉर द ईयर। लॉजिक घिसी-पिटी एडजस्टमेंट होती है। किसी को याद है ये वाली कौन सी होती है और ये वाली कौन सी होती है? आमतौर पे पहली वाली होती है हमने कितने में सब्सिडरी को खरीदा, और दूसरी वाली होती है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इक्वल टू। ओके। इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 2600 मिलियन। अच्छा अब आप मुझे कहें सर इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन तो नहीं दी नहीं, मुझे नहीं पता क्या सीन चलने आगे, दी नहीं उसने इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन। तो ऐसी सूरत में हम ओरिजिनल से खेल के पोस्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं। वो देखते हैं अकाउंटेंट ने कोई गलती की हुई है, उसको भी देख लेते हैं। BL acquired the shareholding of Ireland at the following consideration। अब ये एंट्रीज पढ़ने से पहले आपके सामने पेज 519 खुला होना चाहिए, फिर आपको आसानी होगी। अच्छा जी, इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 2600 मिलियन, थोड़े से पैसे ले लो। दिस अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट इन आवर बुक्स। रिकॉर्ड कर दी गई, लेकिन नजर इसलिए नहीं आ रही कि उसने बैलेंस शीट की कोई चीज भी नहीं दी हुई ना, नजर नहीं आ रही, बट रिकॉर्ड उसने की भी है। दिस वाज रिकॉर्डेड इन बुक्स एंड इट इंक्लूड्स 120 मिलियन इनकर्ड एज वैल्यूएशन फी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग नंबर 1.1 जी, इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ओरिजिनल एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 2 एंट्रीज बनेगी ना, 2 एंट्रीज बनेगी ना। 2600 में से 120 माइनस करें, और एक्सपेंस, ये ओरिजिनल एंट्रीज हो गई। एक मिनट, रॉन्ग क्या हुई है? 2600 और रेक्टिफाइंग एंट्री ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, CRE डेबिट। लेकिन आज तो बैलेंस शीट का सवाल नहीं है, एक्सपेंस को रखें। CRE 120, ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। अच्छा एक मिनट फाबरू का, मुझे ये बताएं कि एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट होंगी जरूर कुछ, क्योंकि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की है, सवाल कह रहे हैं, लेकिन हमें गिवन नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती, हमें गिवन नहीं है। ये जरूर मार्क्स आप ले लेंगे, इसका मुझे डर नहीं है। इसको आप कहां पे ले जाएंगे? एक्सपेंसेस में, P&L के फेस पे ले जाएंगे। एक्सपेंसेस में कितना? 120, ये यहां ले जाएंगे। मसला क्या आएगा कि मैं 2 तरीके से वर्किंग 1.1 करने लगा हूं, आप मुझे बता दीजिएगा क्या करूं। एक तरीका ये है, मैं यहां 2480 बस लिख दूं और आगे लिख दूं कैश पेड। एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मुझे एज पर क्वेश्चन दी नहीं हुई, तो मैं बहुत फन्ने खा बना और मैंने ओरिजिनल ही लिख दी। यहां पे मैंने कहा तू नहीं देता तो मैं ओरिजिनल से खेल लेता हूं, मैं अपनी लाइफ आसान करूं। सर रेक्टिफाइंग एंट्री तो पोस्ट होती हुई नजर नहीं आ रही, फिर आपने क्यों की थी? चलें ठीक है, जो बंदा कहता है कि रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, वो फिर एज पर अकाउंटेंट वाली फिगर से शुरू करे। 2600 वो एज पर अकाउंटेंट वाली से शुरू करे और उसके बाद इसको रेक्टिफाई करे। रेक्टिफाई कितने से करे? 120 से।
तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं वो अकाउंटेंट वाला 2600 उठा ले। इस तरह भी ठीक है, मैं इजाजत दे रहा हूं आपको, इस तरह भी ठीक है, लेकिन वो फिर याद से 2480 के साथ बड़ा सा लिख दीजिएगा, कैश पेड टू सऊदी किंग, अपने समझने के लिए। क्या पसंद करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करना पसंद करेंगे या ओरिजिनल लिख दूं? चलें ठीक है, रेक्टिफाइंग, सब टू यू। मैंने एज पर क्वेश्चन नहीं लिखा, एज पर अकाउंटेंट लिखा है आज, ठीक है, मुझे क्या मसला है, आप लोगों को रेक्टिफाइंग पसंद है। एंड आई एम नाउ डैम कंफर्म इट इज कैश पेड, क्योंकि सवाल कह रहा था सऊदी किंग वाले ट्रांजैक्शन में 2600 पे हुए, उसमें बाकी वो पड़ी हुई है। ठीक है, खुद ही आपने किया इस तरह मुश्किल काम। चलें आगे फिर। एज पर अकाउंटेंट आपने कोई फिगर निकाली है 2600। ये 2600 मैंने कहां से उठाया है? रॉन्ग एंट्री से। रॉन्ग में कौन सी एंट्री कर दें तो ओरिजिनल बन जाती है? रेक्टिफाइंग। ओके, आगे चलें। और भी कुछ पे किए सऊदी किंग को? फर्दर कैश पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर एंड 1.5 पर शेयर टू बी पेड ऑन 2 साल बाद, टू बी पेड ऑन 2 साल बाद एंड टू बी पेड ऑन 3 साल बाद। दिस हैज सिंपली नॉट बीन रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स। तो इसकी जो ओरिजिनल होगी उसी को पोस्ट कर देंगे। इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1.3, पहले फिगर्स निकाल लें। पेमेंट एक हमने मारनी है कितने साल बाद सऊदी किंग को? 2 साल बाद। एक पेमेंट हमने मारनी है सऊदी किंग को 3 साल बाद। ये जो पर शेयर होता है ना, इसमें एस के शेयर उठाया करने हैं जो हमने खरीदे हैं। भाई इसको जरा सेट कर दें। एस के शेयर हमने उसे 2 रुपये देने हैं पर शेयर और 1.5 रुपये। बेसिकली हमने उसको 3.5 रुपये पर शेयर देने हैं। हमने उसका एक शेयर 3.5 रुपये का खरीदा है। 2 रुपये अभी, 1.5 रुपये बाद में। 2 रुपये 2 साल बाद, 1.5 रुपये 3 साल बाद। उसके शेयर्स कितने हैं? 600, क्योंकि 6000 है और फेस वैल्यू सवाल हाँ ऊपर दी हुई है, हो ही नहीं सकता फेस वैल्यू बना दे। 6000 डिवाइड बाय 10, 600 शेयर। 600 में से मैंने कितने खरीदे हैं? 450 लिया करना है आपने। अब फ्यूचर वैल्यू मिसिंग थी सवाल में, फ्यूचर वैल्यू मिसिंग थी सवाल में। अब अगर फ्यूचर वैल्यू सवाल में मिसिंग है तो क्या हमें क्या टेंशन है? फ्यूचर वैल्यू मिसिंग है, कोई मसला नहीं। एक शेयर, कितने शेयर उसके लिए? 450 ज़रब 2 और 450 ज़रब 1.5, यानी 3.5 रुपए का समझ लें उसका शेयर हमने खरीदा। 600। अब डिस्काउंटिंग तो आप माशाल्लाह करा ही देंगे, डिस्काउंटिंग करवाएं। आप मुझे एंट्री बताएं 1 अक्टूबर 2023 को, 23 तो नहीं 22 है, जिस दिन एक्विजिशन की है। ओरिजिनल एंट्रीज नोट कर लेंगे अभी, सबर। इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, लीज की तरह अलग अलग डिस्काउंट कर लें। 900 इंटू 1 माइनस 2, नहीं, ग्रैंड टोटल, हाँ ठीक है, 657 इंटू रेज टू पावर -3। 2 पेमेंट्स है ना, थोड़े से, हाँ जी बोले, थोड़े से पैसे ले लेना। 900 2 साल बाद ले लेना, 775 3 साल बाद ले लेना। किस्तें बना ली ना हमने, पहले एक ही किस्त होती थी, 2 किस्तें बन गई। अब डिस्काउंट करके बता दें इनकी पीवी 1079। अच्छा इसकी टेंशन नहीं, इंटरेस्ट नॉर्मल तरीके से निकालिएगा। अनवाइंडिंग फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 1079 इंटू 17%, और जहां बच्चे गलती करते हैं वो ये 9/12 है, क्योंकि हमने ये पेबल क्रिएट कब किया था? 1 अक्टूबर को। तो अनवाइंड 9 महीने कर सकते हैं ना भाई,
सारा मसला वहीं पे है। पेज 519 रिवाइज करके करेंगे तो आसान हो जाया करेगा, किए बगैर करेंगे तो मसला होगा। 138 दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। डन। अब आप मुझे जो है पोस्टिंग करवा दें, दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 1079 10 पेबल क्रेडिट ना करें क्योंकि बैलेंस शीट नहीं मांगी उसने। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई, पेबल क्रेडिट हो गया। अगली एंट्री करें फाइनेंस कॉस्ट डेबिट कितने से? 138 से फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। पेबल क्रेडिट ना करें क्योंकि उसने बैलेंस शीट नहीं मांगी। बस 3-4 मिनट में आपको फ्री करूं। डन। अब मुझे ये बता दें कि टोटल कितना आ गया? 3। इसको ले जाऊं वर्किंग वन में? हाँ, इसको ले जाते हैं वर्किंग वन में। इसी तरह ले जाऊं या इसके नीचे लिखूं टेक टू वर्किंग वन और -325 0? इसी तरह ले जाएं जैसे मैं इसके नीचे अब आपने लिखना है टेक टू वर्किंग वन तो लिख दें, क्योंकि ये भी ओरिजिनल फिगर है, ये भी ओरिजिनल फिगर है और हम शुरू ही एस की इन्वेस्टमेंट से किया है। हमने शुरू ही एस की इन्वेस्टमेंट से किया क्योंकि सवाल में गिवन नहीं थी, तो ये एस सी की निकली है ओरिजिनल एंट्रीज 3559। ओके, गुडविल तो ना निकालो ना, अभी तो एनसीए भी निकालनी है। एट डेट ऑफ एक्विजिशन intangibles of S had a carrying value of 160 and a fair value of 256। कैरिंग वैल्यू इनकी 160 और फेयर वैल्यू 256 है। डिफरेंस निकालें 96। ये नई लाइन है, इसको बाद में पढ़ता हूं। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड ऑन एक्विजिशन डेट इज एस्टिमेटेड एट 4 years। 160 और 256 का डिफरेंस ले। ये एट एक्विजिशन वाला सरप्लस कहां लेके जाते हैं हमेशा? वर्किंग वन में। वर्किंग वन वो हो सकता है पीपीई के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हो, इंटेंजिबल का सरप्लस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऊपर सरप्लस पड़ा हुआ था, सरप्लस पड़ा हुआ था, शायद वो पीपीई का हो, इंटेंजिबल्स में ना यूज कर रहा हो। हमें क्या, वो कौन सा है? एक्विजिशन डेट पे एक और सरप्लस हमने पकड़ लिया, वो इंटेंजिबल्स के। ये इजी मार्क्स लें। रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये तो प्री था, ये इंटेंजिबल्स का है। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन। तो एसेट क्यों नहीं मैंने डेबिट किया? क्योंकि बैलेंस शीट गिवन नहीं। एसेट बढ़ने से अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन बढ़ने की एंट्री, अमोर्टाइजेशन डेबिट। फिगर बताएं, डिवाइडेड बाय। अब यहां पे हम खोलेंगे घर में जाके वो लंबा सा सफा, और अब वो लंबा सा सफा खोलेंगे और उसको देख के हम बताएंगे कि एक तो एडमिन में डेप्शन जानी है और एस प्रॉफिट भी हिट होने हैं। अमोर्टाइजेशन। चलिए ये आखिरी लाइन पढ़ के फिर छुट्टी करते हैं। अच्छा जी, रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 30/29 वाज एस्टिमेटेड एट 178। इसकी मैं ना एंट्री करवा दूंगा, इसको समझाऊंगा कल। आखिरी चीज इसकी मैं करवा दूंगा 178, फिर कल समझा दूंगा। A building with a carrying value of 900 had a fair value of 1200. A building with a carrying value of 900 had a fair value of 1200.
at date of acquisition carrying value of assets were equal to the fair value except the following. कितना बड़ा जुल्म है कि सब्सिडरी ने खुद दावे कर रही है मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही हूं और उसको रिवैल्यू नहीं किया हुआ। कितना बड़ा जुल्म है। इसको वर्किंग वन में लेके जाएं, इसको वर्किंग वन में लेके जाएं। कितनी जालिम है सब्सिडरी। एक तरफ दावा कर रही है मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही हूं और दूसरी तरफ सवाल कह रहे हैं एक्सेप्ट बिल्डिंग्स को बेचारी हो सकते हैं बिल्डिंग्स के अलावा प्लांट और लैंड को रिवैल्यू कर रही हो, तो कहते हैं बिल्डिंग को मैंने रिवैल्यू नहीं किया हुआ। वो कह रही है चलो ठीक है 900 और 1200 का डिफरेंस, इजी मार्क्स ले। लैंड या जो भी है एसेट बिल्डिंग डेबिट कितने ठीक है जी। अच्छा मुहतरम लें जी, बम फटने लगा। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, कल इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा क्यों। फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन पढ़ के कोई बंदा मुझे बता दे क्या हुआ है, हाथ खड़ा करके। एक फुल स्टॉप। जो काम हमने अभी 300 वाला किया है वो काम सब्सिडरी ने भी कर, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है, वो काम उसने भी, इस वजह से डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड हो चुकी होगी, वो कल बताऊंगा। इसलिए जो काम हमने किया, और देखो भाइयों मैंने 1000 दफा कहा पेपर पास होना आसान है, इतने नंबर तो सारे ले ही लेंगे ना 300 वाले। अच्छा एक मिनट अब सब, जो काम हमने कर लिया अभी किया आपके सामने, वो काम बाद में सब्सिडरी ने भी कर लिया, सब्सिडरी ने भी वो काम कर लिया, कर लिया। उल्टा दें, उल्टा दें, यहां से भी उल्टा दें और यहां से भी उल्टा दें, दोनों जगह से उल्टा दें, क्योंकि ये 300 अब पुराने ओनर्स का है, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। अजीब धमाका एडजस्टमेंट। जो काम हमने, वो किसने कर लिया? सब्सिडरी ने भी। अब देखें ना, अगर आप दावा कर रहे होंगे कि ये इस साल मुझे सरप्लस आया है, तो वो कह रहा होगा तो वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसको अब दोबारा क्यों कर रहे हैं? चले जाए इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, डिस्कस कर लेंगे कल दोबारा, तसल्ली से आइएगा। अब अगर आप इजाजत देते हैं तो बाकी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है वो मैं पोस्ट कर दूं। क्या करें, अब मजबूरी है ना, आसान कर दूं, मेन आपको करवा रहा हूं मैं। जज़ाकल्लाह भाई।